मौर्य उत्तर काल, और ये मौर्य उत्तर काल की है वो सेकंड क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले मौर्य उत्तर काल का टाइम पीरियड, तो देखो 184 ईसा पूर्व से लेकर 1 एडी, 184 ईसा पूर्व से लेकर 1 एडी। तो मौर्य काल का टाइम पीरियड क्या था फिर 322 ईसा पूर्व से लेकर, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में वो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को मारकर है वो जो मौर्य वंश की नींव रखी थी 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। अब वो 184 ईसा पूर्व में है वो जो अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धर्थ, उसकी हत्या है वो उसी के अमात्य था पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। तो यहाँ है वो मौर्य काल का समापन हो जाता है, फिर एक नया युग आता है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है वो है 184 ईसा पूर्व से लेकर 1 एडी यानी कि ईस्वी। तो भाई मौर्योत्तर नामकरण क्यों रखा गया, तो शासन वही कर रहे हैं मौर्य, लेकिन जो बड़ा भूभाग था अखंड भारत पर, अब उनका संपूर्ण सत्ता पर है वो कंट्रोल नहीं रहता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त और अशोक के बाद में से उत्तराधिकारी नहीं मिले मौर्य काल को। जो मौर्य वंश है उसमें फिर उत्तराधिकारी है वो ऐसे नहीं आए जैसे कि जो अशोक थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो देखो अब ये सेकंड क्लास है, तो पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले वाली क्लास देखनी जरूरी है। तो अब देखो यूनान में क्या चल रहा है, इंडिया में हम देख रहे हैं कि आंतरिक विद्रोह हो रहा है, सभी शासक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मौर्यों का विरोध किया जा रहा है। मौर्य शासन तो मौर्य ही कर रहे हैं, लेकिन पहले वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि पहले है वो संपूर्ण भारत पर मौर्यों का शासन स्थापित था, लेकिन अब क्या है जो दक्षिण का और पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां पर है वो कंट्रोल है वो नियंत्रण है वो समाप्त हो चुका है। तो अब यहाँ पर आंतरिक विद्रोह हो रहा है, यहाँ के भी क्षेत्रीय शासक विद्रोह कर रहे हैं। तो जो यूनान में जो मकदूनिया है वहां पर क्या है भाई, जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो जो सिकंदर महान छोड़कर गया है, तो उसका जो अगला उत्तराधिकारी था वो सेल्यूकस निकेटर था, वो उसको संभाल लेता है। लेकिन फिर भी है वो जो वहां के भी क्षेत्रीय शासक है वो अब वो जो पहले सिकंदर के अधीन थे अब वो सिकंदर के अधीन नहीं रहते हैं, मतलब कि सिकंदर तो मर चुका ही है, लेकिन जो उसका शासन था उस शासन को है वो हड़पने में लग गए हैं सभी लोग। तो सेल्यूकस निकेटर उत्तराधिकारी बन चुका था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। चंद्रगुप्त को उसने 3 जो क्षेत्र थे काबुल कंधार और क्षेत्र है वो उसको दान में दिया था, 3-4 क्षेत्र। तो सेल्यूकस निकेटर शासक है, उसके बाद भी है वो जो वहां के क्षेत्रीय शासक है वो भी आंतरिक विद्रोह कर रहे हैं और उसको हड़पने लगे हैं। तो उसी क्रम में है वो आधे तो साम्राज्य उसको सिकंदर के साम्राज्य को हड़प रहे हैं, और कुछ है वो विदेशों की जो उन्होंने भारत के पहले से ही चर्चे सुन रखे थे सिकंदर से, तो कुछ जो विदेशी वंशज है वो भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं, भारत की तरफ रुख करते हैं। तो इसी दौर में है वो सबसे पहले हमने देखा था हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं, बाद में कुषाण पहलव, तो ये आते हैं। तो हम इंडो ग्रीक पढ़ रहे हैं, तो इंडो ग्रीक में भी 2 शाखाएं थी, यूक्रेटाइज और डोमिटियस शाखा हमने देखी थी। तो उसी क्रम में है वो 2 भागों में हिंद यवन को हम पढ़ रहे, 2 शाखाओं में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो है सेल्यूकस सेकंड, उसका पुत्र बनता है सेल्यूकस सेकंड, वहां का साम्राज्य का जो सिकंदर का वंशज चल रहा है, सिकंदर का जो शासन है उस पर सेल्यूकस निकेटर के बाद में उसी का पुत्र बैठता है सेल्यूकस सेकंड। तो अब देखो सेल्यूकस सेकंड, सेल्यूकस की मृत्यु के बाद देखो सेल्यूकस जो निकेटर था उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठ रहा है गद्दी पर। जो ये लोग है वो जो सिकंदर का साम्राज्य था उसी को चला रहे हैं। अब देखो सेल्यूकस की मृत्यु के बाद सेल्यूकस सेकंड और सेल्यूकस थर्ड इसका पुत्र अगला पुत्र उत्तराधिकारी बने। अब देखो सेल्यूकस निकेटर के बाद में सेल्यूकस का पुत्र था सेल्यूकस सेकंड और सेल्यूकस निकेटर का फिर पोता यानी कि सेल्यूकस थर्ड है वो शासन पर बैठते हैं, उत्तराधिकारी बने, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के बाद में उसका पुत्र और पोता सेल्यूकस सेकंड और थर्ड है वो अगले उत्तराधिकारी बनते हैं साम्राज्य के। अब देखो सेल्यूकस थर्ड के शासन काल में पार्सिया सेल्यूकस थर्ड के
शासनकाल में पार्सिया यानी कि अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया यानी कि ईरान में केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दो बड़े विरोध होते हैं। तो अब देखो भाई, सेल्यूकस के पुत्र और पोते हैं वो अगले उत्तराधिकारी बनते हैं। तो जो एक क्षेत्र है सेल्यूकस सेकंड के शासनकाल में, मतलब सेल्यूकस थर्ड है यहाँ पे, सेल्यूकस थर्ड के शासनकाल में, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का पोता अब शासन कर रहा है, बीच में वो आ गया सेकंड, उसके बाद में उसका पोता कर रहा है। तो यहाँ पर एक पार्सिया जगह है जो कि है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पार्सिया अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और एक है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो कि है ईरान में केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दो बड़े विरोध होते हैं। यहाँ पर है वो झगड़ा हो जाता है, बड़े दो विरोध होते हैं। तो वो देखो, इस समय बैक्टीरिया का शासक था, देखो बैक्टीरिया का शासक था वो तो था डियोडोटस, डियोडोटस लगभग सेल्यूकस थर्ड के नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। अब देखो, दो बड़े हैं वो सेल्यूकस थर्ड के वक्त, मतलब सेल्यूकस तृतीय के वक्त है वो दो एक घटना होती है, दो बड़े विरोध होते हैं केंद्रीय सत्ताओं के बीच में, कि जब सेल्यूकस थर्ड है वो शासन में है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया का शासक है वो है डियोडोटस, डियोडोटस है वो शासन कर रहा है यहाँ पर। तो डियोडोटस, बैक्टीरिया का शासक कौन है? डियोडोटस। ये नाम थोड़े अजीब है, आपको याद रखने हैं। लगभग सेल्यूकस थर्ड के नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। पहले क्या था कि जो सिकंदर था उसने अखंड जो संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व पर विजय कर रखी थी, तो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो फिर उसके ही जो अगले वंश, उसके साम्राज्य को उसके जो साम्राज्य को चलाते हैं वो है सेल्यूकस निकेटर। निकेटर मर गया, उसका पुत्र आया सेल्यूकस सेकंड, वो मर गया। उसके बाद आता है उसका पोता सेल्यूकस थर्ड। तो उसके टाइम है वो एक विरोध होता है, दो बड़े विरोध होते हैं। तो क्या है, एक तो क्षेत्र है बैक्टीरिया का जो आता है ईरान में, एक है पार्सिया जो आता है अफगानिस्तान में। तो जो बैक्टीरिया का शासक था उसका नाम है डियोडोटस। तो ये है वो सेल्यूकस थर्ड के नियंत्रण से है वो मुक्त हो चुका था। ये इसने है वो ये कह दिया कि मैं है वो सेल्यूकस तृतीय के नियंत्रण में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। तो इस प्रकार से इसने ये बोला। तो ये पहले है वो इसके अधीन आता था, मतलब सेल्यूकस तृतीय के अधीन है वो सारे जो इतना बड़ा साम्राज्य था, सारे जो राजा थे, सारे जो शासक थे वो वहां के वो सिकंदर के अधीन आते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो उसके अगले उत्तराधिकारी होंगे फिर वो जब शासन करेंगे तो उसके अंडर में आएंगे, वो सारे राजा भी उसी के अंडर में तो आएंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया का शासक है डियोडोटस, ये बोलता है कि मैं है वो अब जो सेल्यूकस तृतीय है उसके जो नियंत्रण से है वो मुक्त हो चुका हूं। तो अब देखो आगे डियोडोटस के अगले उत्तराधिकारी। अब देखो जो ये बैक्टीरिया का शासक है ना डियोडोटस, ये बोल रहा है कि मैं सेल्यूकस तृतीय के नियंत्रण से मुक्त हो चुका हूं। तब डियोडोटस का अगला उत्तराधिकारी बनता है, डियोडोटस का अगला उत्तराधिकारी डियोडोटस सेकंड। अब देखो सेल्यूकस निकेटर उसका पुत्र आया सेल्यूकस सेकंड, बाद में तृतीय शासन कर रहा है। तो डियोडोटस फर्स्ट बोलता है कि मैं है वो जो बैक्टीरिया है वो पूर्णतः है वो स्वतंत्र हो चुका है। अब है वो बैक्टीरिया पर किसका भी, वो बैक्टीरिया है वो किसी के अधीन नहीं है, मैं है वो सेल्यूकस तृतीय के जो प्रभाव से वो मुक्त हो चुका हूं। तो इसी डियोडोटस का अगला पुत्र आता है, इसी का पुत्र आता है सेकंड। अब नाम दूसरा रख लेते तो अच्छा रहता, तो लेकिन डियोडोटस सेकंड आ गया। अब इसका पुत्र है वो भी डियोडोटस सेकंड है। तो डियोडोटस सेकंड है वो अगला उत्तराधिकारी बनता है इसका, डियोडोटस का अगला उत्तराधिकारी डियोडोटस सेकंड है वो बैक्टीरिया को यूनानी अथवा सीरियाई सत्ता से पूर्ण मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अब देखो इसका बेटा आता है ना अगला डियोडोटस सेकंड, ये भी है वो जो बैक्टीरिया है और जो सीरियाई क्षेत्र है जिस पर सेल्यूकस निकेटर शासन कर रहा था। तो पहले तो वो सेल्यूकस निकेटर के जो वंशज है उनके अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन इसका भी पुत्र है वो जो डियोडोटस है वो पहले ही मुक्त हो चुका था। अब इसका पुत्र आता है, वो भी बोलता है कि हम है वो पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, जो बैक्टीरिया है और जो सीरियाई क्षेत्र है उनसे है वो जो बैक्टीरिया पर तो शासन कर ही रहा है कि बैक्टीरिया को यूनानी अथवा सीरियाई सत्ता से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ये बोलता है कि हम है वो
जो बैक्टीरिया का क्षेत्र है वो पूर्णतः जो सीरियाई और जो यूनान क्षेत्र है उससे हम है वो पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, ऐसा घोषणा कर देता है। तो किंतु शीघ्र ही डियोडोटस सेकंड के सेनापति यूथिडेमस ने डियोडोटस की हत्या करते हुए स्वयं बैक्टीरिया के क्षेत्र का नया नवाब घोषित कर देता है। अब देखो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि डियोडोटस फर्स्ट है वो बोलता है कि हम है वो सेल्यूकस तृतीय के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, हमारा क्षेत्र है वो बैक्टीरिया है वो एकदम स्वतंत्र है। उसके बाद उसका बेटा बैठता है डियोडोटस सेकंड, वो भी कहता है कि हम है वो बैक्टीरिया है पूर्णतः स्वतंत्र है, हम किसी भी प्रकार के सीरियाई क्षेत्र है वो उसके जितना भी प्रभाव था पहले उससे हम अब मुक्त हो चुके हैं, ऐसे बोलता है। तो जो डियोडोटस सेकंड है अब उसका सेनापति था एक यूथिडेमस वो है वो इसकी हत्या कर देता है भाई। तो जो यूथिडेमस है वो डियोडोटस सेकंड की हत्या करके खुद है वो नवाब बन जाता है यहाँ का बैक्टीरिया क्षेत्र का। अब देखो किंतु शीघ्र डियोडोटस सेकंड का सेनापति यूथिडेमस ने डियोडोटस सेकंड की हत्या करते हुए स्वयं को बैक्टीरिया का नवाब घोषित कर देता है। अब देखो डियोडोटस की है वो हत्या कर देता है यूथिडेमस, उसी का सेनापति है यूथिडेमस, वो इसकी हत्या कर अगला बैक्टीरिया का शासक बनता है। अब देखो हालांकि डियोडोटस सेकंड द्वारा बैक्टीरिया को लगभग स्वतंत्र घोषित करने की जानकारी तत्कालीन केंद्रीय शासक सेल्यूकस तृतीय को थी, इसके बावजूद भी सेल्यूकस तृतीय डियोडोटस का विरोध नहीं किया। अब देखो जो अब सेल्यूकस तृतीय में आओ, सेल्यूकस तृतीय को ये जानकारी थी कि डियोडोटस फर्स्ट और सेकेंड ने है वो बैक्टीरिया को पूर्णतः है वो मुक्त घोषित कर लिया है, वो अपने क्षेत्र से निकल चुके हैं। हाँ तो बैक्टीरिया का क्षेत्र है वो सेल्यूकस तृतीय को पता था कि डियोडोटस फर्स्ट और सेकेंड ने है वो पूर्णतः मुक्त करा लिया है, उसके बावजूद भी उसने कभी विरोध नहीं किया। किसने? सेल्यूकस तृतीय ने, उसको जानकारी थी क्योंकि ये थोड़ा है वो डियोडोटस फर्स्ट और सेकेंड उसकी है वो वैसे आदर सम्मान करते थे, इस चक्कर में है वो उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब डियोडोटस सेकंड की हत्या करके अगला शासक बनता है वो कौन था? यूथिडेमस, उसका ही सेनापति था यूथिडेमस। डियोडोटस की सेकंड की हत्या करके यूथिडेमस जब नवाब खुद को घोषित करता है तो इतने में सेल्यूकस तृतीय है वो बुलवाता है उसे दरबार में। अब देखो इसके बावजूद भी सेल्यूकस तृतीय की डियोडोटस का विरोध नहीं किया क्योंकि ये थोड़े लोग हैं ये डियोडोटस से फर्स्ट और सेकंड है वो इसका थोड़ा आदर सम्मान करते थे, इसके लिए उसने कभी विरोध नहीं किया सेल्यूकस तृतीय ने। लेकिन जब ऐसा है ये शासक बनते ही है वो जो सेल्यूकस तृतीय है वो उसके दरबार में बुलाता है कि आ जाओ भाई, तुम खुद को नवाब घोषित किया ना, आ जाओ। तो उसको बुलाता है ऑर्डर देके। तो लेकिन जब डियोडोटस फर्स्ट और सेकंड थे तो उनको कभी भी उनका विरोध नहीं किया क्योंकि ये लोग है वो थोड़ा आदर सम्मान करते थे सेल्यूकस तृतीय का और केंद्रीय सत्ता के अधीन ही मानते थे। यहाँ देखो इसके बावजूद भी सेल्यूकस थर्ड डियोडोटस का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि औपचारिक रूप से अभी भी बैक्टीरिया शासक है वो जो बैक्टीरिया के शासक थे उसमें को है वो केंद्रीय सत्ता का भाग मानते थे और उनके प्रति है वो निष्ठा प्रकट करते थे, इसीलिए इनको है वो सेल्यूकस तृतीय ने थोड़ी आजादी दे रखी थी। लेकिन जब यूथिडेमस आता है हत्या करके सेकंड की डियोडोटस सेकंड की तो इसको बुलाता है कौन? सेल्यूकस तृतीय। किंतु यूथिडेमस द्वारा बैक्टीरिया क्षेत्र पर अधिकार किए जाने पर तुरंत केंद्रीय शासक सेल्यूकस तृतीय, केंद्र में कौन है भाई? केंद्र में कौन है? सेल्यूकस तृतीय, तो अपने दरबार में बुलाया। अब इस यूथिडेमस को बुलाते हैं केंद्रीय सत्ता में कौन है? सेल्यूकस तृतीय। तो ये बुलाता है यूथिडेमस को कि सेल्यूकस तृतीय है जो केंद्रीय सत्ता में वो उसको अपने दरबार में बुलाता है यूथिडेमस को। तो ये है वो यूथिडेमस बहुत शाना होता है, चालाक होता है, ये खुद नहीं जाता है। ये है वो जो अपना पुत्र है डेमेट्रियस, इसके पुत्र का नाम था यूथिडेमस के पुत्र का नाम था डेमेट्रियस, उसको भेजता है दरबार में। तो ये जब डेमेट्रियस जाता है ये अच्छा खासा हैंडसम था, सुंदर था, हष्ट पुष्ट था। तो जो अपना सेल्यूकस तृतीय है, सेल्यूकस तृतीय केंद्रीय सत्ता वाला, तो ये है वो उसकी जो वीरता है उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाता है और अपनी पुत्री का विवाह है वो
डेमेट्रियस से कर देता है, यानी कि वो यूथिडेमस के पुत्र से कर देता है, डेमेट्रियस से कर देता है। और उसको है वो जो ये बैक्टीरियाई क्षेत्र है, इसको है वो फिर अब पुत्री का विवाह कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरियाई क्षेत्र है इसको भी स्वतंत्र कर देता है। यहाँ पर वो स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि अंडर में तो आ ही गए इसके, अब अंडर में अब रिश्तेदार बन गए हैं, तो उसको है वो बैक्टीरियाई को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। यूथिडेमस का पुत्र कौन है? जो ये अपना डेमेट्रियस है, ये डेमेट्रियस है, तो इसकी वीरता, कौशल और सुंदरता से प्रभावित है वो होकर जो सेल्यूकस तृतीय अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है। तो उसके बाद उसको कुछ क्षेत्र भी देता है और बैक्टीरिया को है वो स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब देखो यहां तक अच्छी बात चल रही है इनकी। अब देखो डेमेट्रियस को है वो बैक्टीरिया क्षेत्र तो पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था, ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये है वो, इसने भी है वो भारत के चर्चे हैं वो सुन रखे थे। ये भी है वो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के चक्कर में है वो भारत की ओर जाना चाहता है, भारत की तरफ प्रस्थान करना चाहता है। इसी वक्त है वो जो सेल्यूकस तृतीय है उनकी मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस तृतीय यानी कि इनके ससुर जी की मृत्यु हो जाती है, डेमेट्रियस के ससुर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर उनका जो अगला उत्तराधिकारी था सेल्यूकस तृतीय का उत्तराधिकारी बनता है सेल्यूकस फोर्थ, सेल्यूकस चतुर्थ, या नाम है वो इतने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चल रहे हैं। तो सेल्यूकस तृतीय की मृत्यु के बाद उनका जो अगला उत्तराधिकारी बनता है उनका बेटा बनता है फोर्थ, तो वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो पहले तो बैक्टीरियाई क्षेत्र स्वतंत्र था, लेकिन जब चतुर्थ था वो सत्ता में आया तो उसने क्या किया भाई कि जीजाजी आप है वो हमारे अंडर आते हो, आप कोई स्वतंत्र वगैरह नहीं हो, ये डेमेट्रियस को बोलता है। तो शासन है वो डेमेट्रियस इसकी सुनाई नहीं करता है, ये जो बुलवाता है इसको डेमेट्रियस को है वो सेल्यूकस फोर्थ यानी कि इसका साला है वो बुलाता है। डेमेट्रियस को कौन बुलाता है? इसी का साला है वो, यानी कि जो सेल्यूकस चतुर्थ बुलाता है दरबार में। लेकिन सेल्यूकस चतुर्थ को कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो फिर है वो ये है वो अपना जो सैन्य अभियान भेजता है। तो अब डेमेट्रियस के सामने तीन विकल्प थे कि या तो फिर वो केंद्रीय सत्ता से युद्ध करे, केंद्रीय सत्ता से युद्ध करे यानी कि सेल्यूकस चतुर्थ से अपने हिसाले से, और दूसरा विकल्प ये था कि वो केंद्रीय सत्ता को फिर से पुनः बैक्टीरियाई क्षेत्र में मिला दे, बैक्टीरियाई क्षेत्र में पुनः मिला दे, केंद्रीय जो बैक्टीरियाई क्षेत्र है उसको केंद्रीय सत्ता में मिला दे, उसके अधीन हो जाए। या फिर तीसरा विकल्प था कि वो भारत की तरफ प्रस्थान करे, ये उसके माइंड में चल रहा था, तीन विकल्प थे। तो फिर ये क्या करता है कि ये सोचता है कि हम अगर मैं भारत की तरफ जाता हूं तो भारत पर विजय कर लूंगा, फिर मैं अपने जो बैक्टीरियाई क्षेत्र है इसको भी पुनः है वो स्वतंत्र घोषित करा सकता हूं, तो ये अच्छा है। तो अब देखो आगे, सेल्यूकस तृतीय की मृत्यु के बाद सेल्यूकस फोर्थ है वो सत्ता में आता है, और सेल्यूकस फोर एक महत्वाकांक्षी प्रवर्तिका शासक था। मैंने ये आपको पहले बता दिया कहानी के तौर पर। अब देखो सेल्यूकस तृतीय की मृत्यु के बाद सेल्यूकस फोर आता है सत्ता में, और ये भी महत्वाकांक्षी था। अतः शासक बनने के बाद पुनः बैक्टीरिया क्षेत्र को पुनः केंद्रीय साम्राज्य में बनाने की मांग करता है, किंतु उससे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है। यही तो मैंने आपको पहले समझा दिया कहानी के तौर पर। ये अपने जो जीजा जी हैं उनको ये बोलता है कि भैया आप आओ हमारे दरबार में हो, आप कोई स्वतंत्र वगैरह नहीं हो। डेमेट्रियस को बुला रहा है, लेकिन डेमेट्रियस आया नहीं, उससे कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सेल्यूकस फोर्थ अपने सेनापति यूकेटाइडिस, अब नाम में देखो कैसे अजीब अजीब है। अतः सेल्यूकस फोर है वो यूकेटाइडिस जिसका सेनापति है को सैन्य अभियान के माध्यम से बैक्टीरियाई क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु भेजता है। इसकी जानकारी बैक्टीरिया के तत्कालीन शासक डेमेट्रियस को प्राप्त होती है। अब देखो सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जीजाजी को ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये साला है वो यानी कि जो हमारा सेल्यूकस चतुर्थ है ये अपना जो सेनापति है यूकेटाइडिस इसको भेजता है। तो अब जानकारी अब किसको लग जाती है, भनक इसकी जो डेमेट्रियस है उसको लग जाती है कि ये आक्रमण करने वाला है।
तो इसकी जानकारी बैक्टीरिया के तत्कालीन शासक डेमेट्रियस को होती है। अब डेमेट्रियस के सामने 3 विकल्प थे जो मैंने बता दिए। वह केंद्रीय शक्ति के विरुद्ध या तो युद्ध करे, लड़े, या फिर बैक्टीरिया को पुण्य केंद्रीय सत्ता के साथ मिला दे। तीसरा, डेमेट्रियस के समक्ष भारत की ओर प्रस्थान करे और अपना साम्राज्य विस्तार करने का विकल्प शेष था। अब तीसरा विकल्प था कि मैं भारत की तरफ है वो प्रस्थान करूं और अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। डेमेट्रियस अपनी इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुरूप भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने एवं अधिकार करने के लिए प्रेरित होता है। अब ये सोचता है कि अगर भारत पर आक्रमण करेंगे तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, अगर हम उस पर मैंने विजय पा ली तो फिर मैं बैक्टीरिया को तो इजीली है वो वापस ले सकता हूं। इसके अलावा डेमेट्रियस को भारत की तत्कालीन केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने की भी जानकारी थी। इसको ये जानकारी थी डेमेट्रियस को कि भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी, मौर्यों का है वो शासन था, तो ये है वो कमजोर पड़ चुका है, तो ये इसको भी भनक थी, इसीलिए वो ये भारत आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में कहां कहां आता है और क्या क्या करता है और कौन कौन सा क्षेत्र विजय करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट